नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नए सत्र में ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपने अंधेरे में चमकते हुए घड़ी के कांटे, ट्रैफिक सिग्नल या रोड के किनारे लगी हुई रात्रि के अंधेरे में चमकती हुई चीज जरूर देखी होगी। यह चमकती हुई चीज कोई लाइट नहीं, लेकिन रेडियम तत्व होता है। इस तत्व की खोज पियरे क्यूरी तथा श्रीमती क्यूरी ने 1898 में की थी। ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम रेडियम की आत्मकथा विज्ञान लेख का अध्ययन करेंगे, जो लेखक की विज्ञान वार्ता पुस्तक में से लिया गया है। हम स्कूल के परीक्षा में भी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं, जैसे कि एक घायल सैनिक की आत्मकथा, एक भिखारी की आत्मकथा आदि। आत्मकथा यानी कि जिसमें आत्मकथाकार खुद अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक की सफर को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर रेडियम नाम की एक धातु अपनी आत्मकथा कह रही है। एक धातु पदार्थ अपनी आत्मकथा कह रहा है, जिसके माध्यम से हम इस पदार्थ की उत्पत्ति से लेकर उसके गुण धर्म और उपयोग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। रेडियम की कथा सुनने से पहले बात करते हैं इस गद्य के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। संपादक, आलोचक, अनुवादक, निबंधकार और कवि होने के साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1864 में दौलतपुर गांव में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक व्यक्ति नहीं, लेकिन संस्था जैसे थे, जिन्होंने अपने समकालीन लेखकों एवं कवियों को सही मार्गदर्शन देकर हिंदी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध और जीवंत बनाया। मूलतः निबंधकार और समालोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी केवल साहित्य ही नहीं, लेकिन इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि विषयों पर भी अत्यंत सरल एवं सरस भाषा में उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत गद्य रेडियम की आत्मकथा विज्ञान वार्ता से लिया गया है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और आविष्कार यानी कि नई खोज, तो रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उसकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। तो रेडियम अपने जन्म की बात कहते हुए बताता है कि ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल के अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। रेडियम कहता है कि ब्रह्मांड के अनंत और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और अपरिच्छिन्न यानी कि असीम, जिसकी कोई मर्यादा न हो, ब्रह्मांड के ऐसे घर में रेडियम की उत्पत्ति हुई। रेडियम बताता है कि मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। उस शून्य अवकाश में रेडियम कई वर्षों तक अकेले घूमता रहा, लेकिन इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। रेडियम कहता है कि परमाणु की ज्योतिर्मयी धारा से चारों ओर घिर जाने के बाद वह वायव्य सागर का एक अंश बन गया और इस दशा में कई युगों तक वह
तमाशा देखता रहा। कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से निर्मित होता है, जो परमाणु कहलाते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा उनके द्वारा पृथक किया जा सके और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। तो रेडियम अपनी यात्रा की बात आगे कहते हुए बताता है कि फिर गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। इस अवस्था में रेडियम कई अरबों वर्षों तक रहकर देखता है कि वह अत्यंत जलती हुई वस्तु का एक अंश है और इसी जलती हुई अवस्था में रेडियम कई युगों तक पड़ा रहा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा। निदान शब्द का अर्थ है अंत में या आखिर में। तो आखिर में दसों दिशाओं में 10 दिशा यानी कि 4 दिशाएं और उनके बीच के 4 कोने तथा ऊपर और नीचे। रेडियम कहता है कि 10 दिशाएं गर्जना से भर गई और रेडियम के संसार की रचना हुई। धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा था और साथ ही नगरों से सुशोभित भी था। लेकिन समय बीतते वह जो संसार था वह निर्जल और मरुभूमि बन गया और अंत में वह भी फटकर मिट गया। तो अब क्या बचा? तो अब वह ग्रह केवल ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। वायव्य यानी कि वायु घटित या वायु से बना हुआ। तो इस महाप्रलय के कारण उस दौरान रेडियम इस वायव्य संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। समय का चक्र चलता रहा और यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। इस प्रकार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांड की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों के चक्कर लगाता हुआ रेडियम एक अग्निकुंड में गिरता है और वह अग्निकुंड जो सिकुड़ते सिकुड़ते एक दिन हमारी पृथ्वी बन गया। फिर रेडियम कहता है कि इतनी लंबी यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया और फिर मुझे आराम करने की जरूरत पड़ी, इसलिए मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था। और फिर पृथ्वी के नीचे के हिस्से में अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा और घोर निद्रा, कुंभकर्ण के जैसी निद्रा में निमग्न हो गया। यानी कि पृथ्वी के नीचे के हिस्से पर वह कुछ समय तक स्थिर रूप से रहा। लेकिन रेडियम की यात्रा यहाँ पर पूरी नहीं हुई थी। आगे की यात्रा करने के लिए उसे फिर से उठना पड़ा, यानी कि रेडियम की स्थिति में आगे और भी परिवर्तन आए। रेडियम कहता है कि मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़, कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। हिरण्यगर्भ यानी कि सोना या तेज और हिरण्यगर्भ यानी कि जिसके गर्भ में सोना या तेज है, ऐसी हमारी पृथ्वी। भारतीय अंक प्रणाली के हिसाब से संख्या के पीछे 15 शून्य लगाने पर पद्म बनता है। तो इस पर से
हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लंबे समय तक रेडियम पृथ्वी के गर्भ में रहा होगा। पृथ्वी के निचले हिस्से में रहे रेडियम का कुछ वर्षों तक किसी को कोई पता नहीं चल सका था, लेकिन वर्षों के बीतने के साथ साथ धरती का ऊपरी भाग आंधी और तूफानों से कटकर समुद्र में डूबता गया। हजारों वर्ष की इस प्रक्रिया के कारण रेडियम ऊपर की ओर आता गया और इस तरह रेडियम मनुष्य के हाथ लगा। वैज्ञानिकों ने रेडियम को खोजकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। रेडियम का कहना है कि जिस तरह पशुओं में सिंह की धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र सम्मान पाते हैं और कंकड़ों में रत्न जिस तरह से सम्मानित होता है, उसी तरह रेडियम को भी विशिष्ट महत्व दिया गया है। रेडियम की उत्पत्ति पीच ब्लेन नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। रेडियम कहता है कि यूरेनियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है, जिसका अर्थ है कि यूरेनियम से आयोनियम और आयोनियम से रेडियम बनता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में पारस मणि का जिक्र मिलता है। मणि के संबंध में इसकी हजारों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित है। पारस मणि के बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु से छुआ देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। कहा जाता है कि यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था। यहाँ पर बात केवल लोहे में से सोना बनाने की नहीं है, लेकिन एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति के बारे में निर्देश किया गया है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर को एक कल्पित वस्तु बतलाया और उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन रेडियम के आविष्कार के बाद वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरेनियम से रेडियम बनता है, उसी प्रकार और धातुओं का भी एक से दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है। रेडियम की खोज के बाद वैज्ञानिकों को लगने लगा कि शायद भविष्य में कोई ऐसी भी खोज हो जाए जो पारस पत्थर की तरह चमत्कारिक हो। रेडियम एक बहुमूल्य तत्व है, जिसका मूल्य सोने और प्लेटिनम से भी कई गुना ज्यादा है। रेडियम के कथन के माध्यम से सबसे पहले रेडियम की उत्पत्ति, फिर उसका आविष्कार और उसके मूल्य के बारे में जानकारी देने के बाद अब रेडियम अपने गुण धर्मों को बताता है। रेडियम कहता है कि मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता हूं। तो अब रेडियम के इस कथन को विस्तृत रूप से समझते हैं। प्रकृति में कुछ तत्व या पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से अपने आप ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती है। इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जिन पदार्थों से ये अदृश्य किरणें निकलती रहती है, अर्थात जिन पदार्थों में रेडियो एक्टिवता की घटना घटित होती है, उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और रेडियो एक्टिवता पदार्थों से जो किरणें उत्सर्जित होती रहती है, उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती है: अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से यह 3 किरणें उत्सर्जित होती रहती है, अर्थात निकलती रहती है।
पदार्थ के परमाणुओं से इन किरणों के निकलने से मूल पदार्थ का परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक परिवर्तित हो जाता है और फलस्वरूप एक नए परमाणु भार और नए परमाणु क्रमांक के परमाणुओं का पदार्थ प्राप्त होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और जब यूरेनियम से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है या निकल जाता है तो यह थोरियम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यूरेनियम का क्षय हो जाता है। अब रेडियम की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में रेडियम को चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा। रेडियम में बीमारी को ठीक करने का गुण पाया गया। उसकी गामा किरणों का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया गया, जिसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। रेडियम को ट्यूब में रखकर कैंसर और ट्यूमर का उपचार किया जाने लगा। यह प्रायः कैंसर के उपचार में खराब कोशिकाओं को मारने के काम आती है। इस प्रकार घाव के निकट जाते ही रेडियम के प्रकाश और उसके प्रकाश की किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा रेडियम के द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान रेडियम की बदौलत बचाई गई है। रेडियम हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। रेडियम जितना उपयोगी है उतना ही हानिकारक भी है। रेडियम को छूने से बड़ी हानि हो सकती है, हाथ जल सकते हैं। विज्ञान की नई खोजों के साथ रेडियम की भविष्य में बड़ी बड़ी करामातें दिखने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, यानी कि इस क्षेत्र में अभी आगे नए संशोधनों के लिए बहुत अवकाश है। सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर रेडियम आज हमारी घड़ी में मौजूद है और आगे भी बहुत सारे क्षेत्र उसके लिए खुल सकते हैं। भारत में भी रेडियम की खानें पाई जाती है, लेकिन अभी उसका पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है। रेडियम कहता है कि अगर आप मेरी उपयोगिता को समझे, मेरी कद्र करना सीखे, तो फिर मैं आपका दास बनने को तैयार हूं। यानी कि यदि हम रेडियम की उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखकर रेडियम को पाने के लिए और उसके उपयोग के लिए हमारी शक्ति लगाएं, तो रेडियम और भी अधिक हमें कई तरह से उपयोगी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने रेडियम की आत्मकथा गद्य का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्कार।